बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत के जुनून की मेज़बानी में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं रामीन सैयद। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल वो घड़ी जब या तो भारत क्रिकेट के तख्त पर अपनी बढ़तरी मज़ीद मुस्तहकम करेगा या न्यूजीलैंड एक बार फिर काली आंधी बनकर एशियाई देव को निगल लेगा। तारीख खुद को दोहराने जा रही है, मगर इस बार बाजी कौन लेगा ये सवाल हम है। 25 साल पहले नैरोबी में भारतीय टीम के ख्वाबों को चकनाचूर करने वाला न्यूजीलैंड आज फिर उसी कहानी को दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्रिस गेल्स की सेंचुरी के जख्म अभी भी पुराने शायकीन को याद होंगे, लेकिन क्या इस बार शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली तारीख बदल सकेंगे? ये भी अहम सवाल है। वही भारतीय टीम है जो 2013 में इंग्लैंड के ख्वाब तोड़ चुकी है और 2017 में पाकिस्तान के हाथों 180 रन की तारीखी शिकस्त भी सह चुकी है, मगर इस बार दावा है कि सब तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से शुभमन गिल ने दबंग ऐलान कर दिया है और उनका दबाव तो होगा मगर हम उसे शिकस्त देंगे। मगर हकीकत ये है कि दबाव बड़े बड़े खिलाड़ियों के घुटने टिका देता है। क्या भारत इस बार अपनी मजबूत तरीन बैटिंग लाइन से वाकई तारीख रकम कर पाएगा? कीवीज का खामोश वार खतरा अंदर ही अंदर पकड़ा है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट सकाफत किसी सुपरस्टारडम पर नहीं बल्कि टीम वर्क, डिसिप्लिन और बेरहमाना क्रिकेट पे खड़ी है। यही वो टीम है जिसने 2000 में सचिन, गंगुली, द्रविड़ और कुंबले जैसे देवताओं को धूल चटाई थी। अब एक बार फिर सेंटनर और ब्रेसवेल जैसे खतरनाक स्पिनर्स जो हैं वो भारत के बल्लेबाजों का सब्र का इम्तिहान लेने को इस वक्त तैयार हैं। ये कोई राज नहीं है कि भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की तरतीब खासी सहूलत बख्श रही। एक ही वेन्यू, एक जैसे हालात और किसी बड़े इम्तिहान के बगैर सीधा फाइनल। कोच गौतम गंभीर कुछ भी कहें मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर किसी टीम को फाइनल तक पहुंचने के लिए जिद्दोजहद ही न करनी पड़े तो वो वाकई चैंपियन कहलाएगा। और अगर फाइनल में मैट हेनरी न्यूजीलैंड के लिए दस्तयाब हुए तो भारत के लिए खतरे की घंटी भी बज सकती है। बिल्कुल ऐसे ही हेनरी ना सिर्फ नई गेम को कंट्रोल करते हैं यासिर, बल्कि दबाव में भी महारत का वो खजाना रखते हैं। और सबसे अहम बात यह कि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर ले तो फिर भारतीय स्पिनर्स को वो खतरा नहीं बनने देगा जो ग्रुप मैच में हमने देखा था। अब यहाँ दुबई में चमचमाती ट्रॉफी भारत के लिए बज़ाहिर तयशुदा लगती है, मगर न्यूजीलैंड की तारीख गवाह है कि वो ऐसे मौके पर बड़ी टीमों को चौंका देती है। अगर ये मैच टीम वर्क और डिसिप्लिन पर आ गया तो शायद भारत का तिल्स्म एक बार फिर टूट जाएगा। इसी पर बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर, साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब। सरफराज साहब, हम देख रहे हैं कि दुबई की पिच है, इंडिया अनबीटन है और न्यूजीलैंड आज खेलेगा जो कि पिछला मैच इंडिया के हाथों हार चुका था। सरफराज साहब, इससे पहले कि आप जवाब दें, हम वेलकम करते हैं भारतीय साहबी चंद्रशेखर लुथरा जी ने भी हमें ज्वाइन किया है। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से वक्त देने के लिए। जी कप्तान जी, देखें, एक तो टॉस बड़ा वाइटल होगा कि कौन जीता है और फिर उसके बाद जो उनका फैसला होगा पिच को और कंडीशन को देख के ये फैसला करेंगे कि हमने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि दोनों कैप्टन काफ़ी मंजे हुए हैं और जो इंडिया का है शर्मा जी, वो तो वहाँ पे तमाम चीज़ों को परखा भी है, खेले भी हैं। And they are playing all the time the same ground, same pitch, same atmosphere, और उनके लिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी। लेकिन सेंटर जो है इनका, न्यूजीलैंड के कैप्टन, उन्होंने काफ़ी बार कहा है कि हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है और कभी इस पिच पे खेल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, और ये जो जिस तरह के अरेंजमेंट है, दे आर नॉट हैप्पी। और प्लेयर उनके न्यूजीलैंड के वो भी नहीं, दे आर नॉट हैप्पी। तो ये मैं कहूँगा कि एक तो मामला ये मैच के बाद ही सामने आएगा कि कौन जीता है और क्या होता है। उसके बाद आईसीसी के ऊपर क्या ऑब्जेक्शन लगती हैं। तो ये न्यूजीलैंड अगर जीतेगा तो मेरा ख्याल है ऑब्जेक्शन सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ट्रैवल करके आप आए हैं तो मैच भी जीत के गए, तो फिर आप किस चीज़ का ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी टीमों को भी बीच में शरीक किया जाएगा। उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किए हैं कि ये मुख्तलिफ जगह से हमें लेके जाते रहे। तो बहरहाल लाहौर, कराची और रावलपिंडी में अगर खेलते हैं तो वो भी मुख्तलिफ जगह हैं। तो एनीवे ये तो एक अलग बात होगी। उसके बाद मैं कहूँगा कि अब दोनों टीमों में फिजिकल फिटनेस, तो मेरा ख्याल है कोहली साहब की जो इंजरी का बता रहे थे, नी इंजरी है, तो मेरा ख्याल है
आज सुबह मैंने देखा ग्राउंड के अंदर वो हल्की सी बैटिंग कर रहे हैं बगैर पैड डाले, तो आई थिंक ही इज फुली फिट। उसके बाद ये अभी हेनरी साहब का अपना यासिर साहब बताएं कि टीम के अंदर है या नहीं है, कौन उनकी सर अभी जगह मालूम है। पड़ता है तो आपकी गोशगुजार अपडेट करते हैं कि क्या बना है उनका। अभी कुछ ही देर में अपडेट आने वाली है, लेकिन इससे पहले कि मैं चंद्रशेखर की तरफ जाऊं, आपको मनाजिर दिखाते हैं दुबई स्टेडियम के कि जहां पे शायकीन जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, और आप ये बड़ी तादाद भारतीय शायकीन की देख सकते हैं जो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, जो बातें की हैं सरफराज नवाज साहब ने, आप मुस्कुरा रहे थे उन बातों के ऊपर। एक तो वो मुस्कुराने की वजह बताइए, दूसरा ये बताइए कि भारत ने 2019 का वर्ल्ड कप जो था और 23 का जो वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में शिकस्त खाई थी, तो क्या चैंपियन ट्रॉफी का ये जो फाइनल है ये जहनी तौर पे वो जो दबाव होता है उससे आज़ाद टीम होगी? देखिए, मैं मुस्कुरा तो इसलिए रहा था कि पूरा शादी के जो इंतजाम थे वो पाकिस्तान में थे और दूल्हे अकेले को आप दुबई आए थे, तो शादी तो यहाँ होनी नहीं थी। तो दूल्हे के जो हिंदू उसमें होते हैं ना, फेरे होते हैं और उसका रिसेप्शन है, वो तो देखिए तो दुबई में ही होनी थी। और हमारे वो दूल्हे के चाचा भतीजे सब वो वहीं पर है, वो ही कंट्रोल कर रहे हैं आईसीसी को। तो ये तो एक हो गया मजाक की तरह। लेकिन मैं प्योरली आपको जरूर बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ने बेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया खेला पिछले 2-3 महीने में। और जो एक मैच जो उन्होंने दुबई में भी खेला था जिसमें वो हारे थे 40-45 से, मेरा ये मानना था उस मैच में भी वो टोटल कंट्रोल में थे। उन्होंने इंडिया को डोमिनेट किया, 249 पे आउट किया, चेस करते हुए भी वो बिल्कुल ठीक दिख रहे थे। उसके बाद देखिए हमेशा टैक्टिकल चीज होती है, मुझे इस मैच में कितनी इंटेंसिटी देनी है। न्यूजीलैंड ने उस मैच में 100% इंटेंसिटी नहीं दिखाई। वो वॉक करना बाहर की तरफ, स्टंप होना केन विलियमसन का, साफ दिखा रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को खिलाना चाहते थे, वो पाकिस्तान आकर के जीतना चाह रहे थे। अब उनकी ये मुराद तो पूरी हो गई है। मेरा ये मानना था कि न्यूजीलैंड ने सेटअप किया था, अब उनकी ये मुराद पूरी है। अब उनको इंटेंसिटी दिखानी है, मोर देन 100 जो वो दिखाते हैं, जो इंडियन टूर पे उन्होंने दिखाई थी 3 टेस्ट मैच में हमें शिकस्त देख करके, हमारे स्पिनर्स को हमसे बेटर खेल करके, हमारे बैट्समैन को उनके स्पिनर्स ने छकाया था। तो पहली चीज ये होगी कि ऑन पेपर्स न्यूजीलैंड इज एज गुड एज इंडियन टीम, कोई एडवांटेज नहीं है इंडिया को। जहां पर एडवांटेज हो सकता है किसी भी टीम को, न्यूजीलैंड या इंडिया, वो है टॉस। और टॉस के मामले में रोहित जो हमारे दूल्हा है, जो मेन है, वो 14 टॉस लगातार शायद हार चुके हैं। अगर हम दोबारा टॉस से हारते हैं तो एक डिसएडवांटेज होगा, बट ओवरऑल आई थिंक इट इज गोइंग टू ए वेरी गुड मैच। कोई फेवरेट नहीं है, कुछ नहीं, आप भूल जाइए अभी तक क्या हुआ। न्यूजीलैंड इज अ वेरी वेरी सॉलिड टीम जो इंडिया को हराने का मादा रखती है और साइकोलॉजिकली मेंटली इंडिया को परेशान किया पिछले 2 महीने में, 3 महीने में रात। अच्छा चंद्रशेखर जी, अगर मैट हेनरी नहीं होते, फर्ज कर लें, अभी खबर आई नहीं उनके बारे में, अगर नहीं होते तो फिर कितना एडवांटेज है, और अगर होते हैं तो फिर क्या परेशानी? देखिए, मैट हेनरी को हम नहीं पढ़ पाए, मैट हेनरी ने हमें परेशान किया। और अगर आप लास्ट मैच देखें जिस तरह से उन्होंने नई बॉल स्विंग करवाई, मुझे नहीं लगता इस ग्राउंड पर दुबई के किसी और प्लेयर ने इस तरह की बॉल की। शमी ने अच्छी बॉल की सीम के साथ, सीम को बहुत अच्छा स्ट्रेट रखते हैं और बहुत अच्छी मूवमेंट करवाते हैं, लेकिन आई थिंक मैट हेनरी हैज बीन आउटस्टैंडिंग बॉलर व्हेन इट कम्स टू न्यू बॉल। मैट हेनरी का ना खेलना, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा शुरू में, मैं हमेशा मानता हूँ आज वो अपना लास्ट मैच खेल रहे हैं। मेरा ये मानना है आज वो जीतते हैं ऑन ए हाई जाएंगे, हारते हैं तो उनके पास चारा ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट उनकी कभी नहीं हो सकती। जो ऑस्ट्रेलिया में उनको बाहर बिठाया गया था एज ए कैप्टन, उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया था। ये ना कभी पाकिस्तान में हुआ, ना इंडिया में हुआ, ये कभी नहीं हुआ। तो उस चीज को देखते हुए मेरे को लगता है आज ये अपना लास्ट मैच, लेकिन मैं इस पे ये जो पिछले मैचेस में बवूमा बाहर बैठे थे तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, बवूमा वो ही वाज नॉट फिट, ही वाज इंजर्ड। और दूसरा ये मत भूलिए, बवूमा हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो कोटा प्लेस में आते हैं, वहां पर उनका एक अलग सिस्टम है। उनको इतने प्लेयर्स जो है कि कलर्ड लेने, इतने वाइट लेने, उनका एक अपना सिस्टम है। वी कैन नॉट कंपेयर वर्ल्ड क्रिकेट
with South Africa, and which is again unfortunate. मेरा तो ये मानना कि मेरिट पे वहाँ भी पूरी सिलेक्शन नहीं होती, लेकिन इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हुआ था कि एक कप्तान को इतना एम्बेरस किया गया हो। उसको आप मजाक में ले सकते हैं, रोहित ने बड़े अलग तरह से फिलोसफिकल बोला, बट फॉर मी इफ आई हैव टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, आई थिंक दैट वाज वन बिग एम्बेरसिंग मोमेंट। अच्छा सरफराज साहब, हमने देखा पिछले मैच में कि न्यूजीलैंड को स्पिन डिपार्टमेंट जब इंडिया का आया, स्पिन अटैक आया, तो वो खेलने में बहुत मुश्किल हुई। न्यूजीलैंड लॉस्ट 9 विकेट्स टू इंडियन स्पिनर्स उस मैच में। हमने टॉम लैथम को भी देखा कि उन्होंने भी एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में LBW हो गए, स्पिन पर ही वो खेल रहे थे। तो स्पिन के खिलाफ न्यूजीलैंड को किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है अपनी बैटिंग को? जो गलतियाँ हुई आप उसकी निशानदेही भी कीजिए और किस तरह से उसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यूजीलैंड के अंदर जब ये खेलते हैं तो वहाँ तो ज्यादा स्पिन पीछे नजर नहीं आती, और उसके बाद स्पिन अटैक भी वहाँ बड़ा कम होता है। तेज बॉलर ही ज्यादा बॉलिंग करते हैं। एटमॉस्फेयर और पिचें वगैरह भी ऐसी हैं जो तेज बॉलर को सूट करती हैं। ऑल ऑफ ए सडन व्हेन दे कम टू सब कॉन्टिनेंट, यहाँ इंडिया पाकिस्तान, तो यहाँ तो टर्निंग पिचें उनको मिलती हैं एंड दे आर नॉट यूज्ड टू, आहिस्ता आहिस्ता वो यूज्ड टू होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि 9 विकेट स्पिनर के अगेंस्ट उन्होंने लूज की हैं, तो उसके बाद इंडिया का वैसी स्पिनर है, और वो इंडिया जो चार स्पिनर अब टीम में डाले हुए हैं। अभी टीम अनाउंस होगी तो देखते हैं कि वरुण इज इन द टीम। उस मैच में भी वरुण ने 5 विकेटें ली थी 9 में से। जी, तो लेकिन विकेटों का भी अगर बात करें तो हेनरी की 10 विकेटें हैं और शमी की 8, ये दोनों तरफ से हाईएस्ट विकेट। एनीवे मैं ये कहूंगा कि हेनरी की तो सर एक ही मैच में 5 विकेटें हैं। एक ही मैच। और तो शमी की भी एक मैच में 5 है, कोई बात नहीं, मुकाबला इकट्ठा ही जा रहा है। जी कोई नहीं। एनीवे तो मैं ये कहूंगा कि जो मूवमेंट चंद्रशेखर साहब ने कहा है कि हेनरी करता है, ही इज अ गुड बॉलर और लाइन और लेंथ उसकी बड़ी अच्छी है, रन भी रोकता है, और आखिर में जो आपने डाइंग आउट में बॉलिंग करता है उसमें भी वेरी अपना अच्छी बॉलिंग करके कंसिस्टेंटली वो रन नहीं देता इतने। तो ये तो मैं कहूँगा कि इफ इज नॉट फिट तो न्यूजीलैंड को काफ़ी धचका लगेगा, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आप एक नया बॉलर लेके आएंगे विद अ न्यू बॉल, तो उससे काफ़ी मेरा ख्याल है फर्क पड़ता है। कॉम्बिनेशन एक जो बना होता है वो आपका खत्म हो जाएगा न्यूजीलैंड का। तो एक तो ये न्यूजीलैंड को नुकसान होगा, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के जो शर्मा साहब हैं उनको भी अपनी गेम को कुछ बेहतर करना पड़ेगा। हर गेम के ऊपर ओवर द टॉप चौका छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, कोई कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। तो जैसे शर्मा साहब ने कहा, सॉरी अभी उन्होंने बताया लोथरा साहब ने, कि हो सकता है ये इसका आखिरी मैच, और लगता भी है कि ये मैच अगर ये इंडिया जीतेगी तो अभी अनाउंस कर देगा, अगर इंडिया हारती है तो फिर बाद में जाके ये अनाउंस करेगा 1-2 दिन के बाद। तो मैच तो बड़ा मेरा ख्याल है कांटे का होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीमों ने जो पास परफॉर्मेंस देखी है, इंडिया इज स्टिल अनबीटन और न्यूजीलैंड एक दफा जो आ रहा है इंडिया से आ रहा है, और लेकिन उनके भी दोनों सब प्लेयर मेरा ख्याल है जबरदस्त फॉर्म में है। फील्डिंग की अगर बात कर लो तो ये मैं कहूँगा कि जो न्यूजीलैंड है आउटस्टैंडिंग फील्डिंग इनकी, कैचिंग ये और ड्राइव मार के जो रोकते हैं, और रनिंग बिटवीन द विकेट भी इनकी बड़ी तेज है। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क तो डालते हैं। अच्छा, ये रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर भी मैं ज़रा इस पे भी लूथरा साहब का ले लेती हूँ कमेंट, कि ये प्रेशर है रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल नहीं जितवा पाते तो वो खतरे में आ जाएगी, ये सोच रहे हैं वहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड? बिल्कुल, इवन बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी बहुत सी ऐसी चीजें थी, जब ऑस्ट्रेलिया में भी इनको ड्रॉप किया और ये सब चल रहा था कि कब तक, एंड प्रेशर वाज नॉट जस्ट ऑन रोहित शर्मा, ये विराट पर भी उतना था। आज विराट ने सेंचुरी कर दी है, 81 कर दी है, वो अलग बात होगी, ही इज अगेन बीइंग ए ग्रेट चेजर बोलते हैं, लेकिन जितना लॉन्ग रोप, जितना लंबा इनको मौका दिया गया, विराट को भी 18 महीने कोई सेंचुरी नहीं, फिर खिलाया, फिर एक सेंचुरी हुई, उसके बाद फिर से फ्लॉप चल रहे थे, उसके बाद अब फिर से अच्छा आया है, ये सब ठीक है। बट द पॉइंट इज जो इंडियन जो अगर आप कहें कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत
जबरदस्त है। श्रेयस अय्यर के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, उनको कभी बाहर बिठाते हैं, उनको तो कप्तान बनाने की कोशिश थी 2 साल पहले, उसके बाद वो इंजरी हो गई, उनको कुछ और चलता है, तो ये सब चीजें चल रही है। केएल राहुल को जबरदस्ती मेकशिफ्ट विकेट कीपर बनाया गया, ही इज ए ग्रेट बैट्समैन, वो और श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, ये 3 हमारे फ्यूचर है। और तीसरी जो सबसे लास्ट चीज अगर आपने ध्यान देखी हो, उसको यशस्वी जायसवाल आपने सुना होगा, कमाल की बैटिंग, डबल सैंकड़े, उनसे अच्छा कोई ओपनर नहीं आया, उनको बाहर बिठाया जा रहा है क्योंकि आपके वहां कप्तान है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच के बाद, आज के मैच के बाद, अगले 10, 12, 15 साल मुझे नहीं लगता आप कोई और प्लेयर दिखेगा आपको टॉप पर जिस तरह से यशस्वी जायसवाल है। अगर वो आए और जिस तरह अच्छा खेल भी रही है, कमाल की टेक्निक है, कमाल के बैट्समैन है, वो आगे आने वाले बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। तो इसलिए रोहित शर्मा का, मैं इसीलिए मेरी कैलकुलेशन भी यही और सभी की यही है कि रोहित शर्मा जीते या हारे, जीते तो बहुत ही अच्छा खुद से जाएंगे, और हारे तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं है वापस। और उनका ऑल्टरनेट क्या देखते हैं आप इस वक्त टीम में एज ए कैप्टन? देखिए, ऑल्टरनेट एज ए कैप्टन अगर आप कहें तो फिलहाल तो शुभमन गिल को फिलहाल वाइस कैप्टन है। अच्छा, बुमराह अगर टीम में होते हैं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, अगर बुमराह फिट हैं और बिल्कुल ठीक हैं तो बुमराह को जैसे टेस्ट की भी कप्तानी पकड़ाई गई थी उस वक्त पे, चांसीदार के व्हाइट बॉल में, खासकर वनडे की, बुमराह हो सकते हैं, T20 में हो सकता है, ऑब्वियसली डिफरेंट कैप्टन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देयर इज नो, मतलब कि मुझे कोई भी डाउट नहीं है। आज मुझसे पूछिए कि आज का मैच आप लास्ट देख रहे हैं रोहित शर्मा का, यानी आज का मैच रोहित शर्मा का आखिरी मैच दिखाई देता है। इसी पे मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कहीं नहीं जाएगा श्रेयस। वेलकम बैक जी। सरफराज नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, चंद्रशेखर साहब भी मौजूद हैं, और आज बात हो रही है फाइनल की जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में होने जा रहा है दुबई स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। अच्छा चंद्रशेखर जी, हम बात कर रहे थे इंडिया के स्पिन यूनिट की, मगर न्यूजीलैंड का जो स्पिन यूनिट है, क्योंकि दुबई मोस्ट प्रॉब्ली स्पिन विकेट ही देखी जा रही है और वही होगी, तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड का जो स्पिन अटैक है, जिसमें सैंडनर आ जाते हैं, ब्रेसवेल आ जाते हैं, फिलिप्स आ जाते हैं, रविंद्र अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब वो टफ टाइम दे सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि है तो स्पिन विकेट ही, तो फिर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को भी चलना चाहिए उस पर। मैंने कहा ना, इंडिया में आए, इंडिया में हमारे स्पिनर्स के लिए विकेट बनी और उनके स्पिनर्स लूट के चले गए। ये उन्होंने मेंटली वन अप जो कहते हैं स्कोर, उनका अप ही है। लास्ट मैच में भी इन दुबई स्पिनिंग ट्रैक था, ऑब्वियसली इंडिया पहले बैटिंग किया, 249 में उन्होंने इंडिया को रोक दिया, बिलो 250, जो अगेन दूसरा उनका जो स्कोर था, तो दे आर 2-0 अप। हाँ, इंडिया का ये बोल सकते हो कि साइकोलॉजिकली हमने उनको हरा दिया, लेकिन फिर वही बात, मेरा तो हमेशा ही मानना, क्रिकेट में आपका जो आप खुद से सेटअप करते हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ फिक्सिंग और इसको दिया जाए, ये टैक्टिकल चीजें होती है। मेरा मानना है टैक्टिकली दे लॉस्ट द गेम। उनको लगता था कि ऑस्ट्रेलिया से वो नहीं खेलना चाहते, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में तभी खेलेंगे, वरना उनकी राइवलरी इंडिया और पाकिस्तान वाली ही राइवलरी है। रोहित शर्मा जो है वो 15वां टॉस जो है वो हार चुके हैं। कोई रिकॉर्ड तो नहीं बन गया? रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड 14वें पे भी बन गया था, 15वां तो इजाफत में है, ये तो रिकॉर्ड मजीद अच्छा, लग रहा है ऐसा, चंद्रशेखर साहब आप भी प्लीज इसमें शामिल होइए, सरफराज साहब, के टॉस हारना इंडिया के लिए शायद खुशकिस्मती या अच्छा शगुन कह सकते हैं हम, कि मुसलसल हार रहे हैं मगर जीतते जा रहे हैं मैच। देखिए, वो तो यही होगा कि टॉस अगर जीते तो ये, अगर हार गए तो ये अलग बात है, अगर जीते तो बाद में अगर इंडिया मैच लूज कर जाए तो फिर बातें निकलनी थी कि जी टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं करनी थी या बॉलिंग नहीं करनी थी, बाद में ये चीजें। अब तो शर्मा जी के ऊपर कोई इस तरह का मामला नहीं आएगा, क्योंकि टॉस न्यूजीलैंड जीता है एंड दे वांटेड टू बैट फर्स्ट, और वो पहले बैट करने का मेरा मतलब है कि they want to take use of the best pitch
कि शुरू में पिच अच्छी खेलती है तो उसके ऊपर वो बैटिंग करेंगे, तो एक स्कोर बोर्ड पे लाना चाहते हैं और उसमें फिर इंडिया को कोशिश होगी कंटेन करने की लाइन और लेंथ करके। तो मेरा दूसरी तरफ उनका जो मेन फास्ट बॉलर है हेनरी, ही इज नॉट फिट, ही इज आउट ऑफ द टीम। तो उनकी जगह एक नया, जो मेरा मतलब है यूज टू नहीं है इन कंडीशन का और इन पिचों का भी, इज द न्यू बॉलर टू द मैच, तो उसको भी एडजस्ट करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। तो कॉम्बिनेशन भी इनका जो एक बना हुआ था कि स्पिनर आएंगे, फास्ट बॉलर आएंगे, फिर डाइंग आवर्स में फास्ट बॉलर को हेनरी आएगा, तो एक तो वो उनका कॉम्बिनेशन वीक हो जाएगा, तो उसमें इंडिया को फायदा भी हो सकता है। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर स्पिन देखी जाए तो फिलिप्स है, उसके बाद इनका ब्रेसवेल है, रविंदर है जी, तो ये उसके साथ आप नया तीसरा बॉलर इन्होंने जो डाला है उसकी भी देखना लाइन और लेंथ क्या बनती है। लेकिन इंडिया के पास तो एक रेगुलर स्पिनर है ना, चारों उन्होंने चेंज टीम खिलाई है और वो वही टीम जो पीछे मैच जीती है वही ये कॉम्बिनेशन चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सॉरी इंडिया और ये मैच एक अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये देखने भी आया कि ड्यू फैक्टर कोई मामला नहीं है। हमने देखे आखिर के ऊपर कोई गेंद को साफ नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो जो गेंद बैट हो जाता था बहुत ज्यादा, वो पोजीशन नहीं है। तो बॉलिंग में तो मेरा ख्याल है दोनों टीमों को एक जैसे ही मौके बराबर के मौके मिलेंगे। चंद्रशेखर जी, आप क्या समझते हैं? पहली एक तो बात ये है कि इस पर रोशनी डालें, जो 15वीं बार टॉस हारे हैं, हालांकि ये साथ में खुशबख्ती भी आपकी चल रही है कि साथ साथ आप टॉस हारते हैं, आगे जाके जीत जाते हैं, बैलेंस हो जाता है काम। और दूसरा, जो मैट हेनरी की जगह नेथन की इन्वॉल्वमेंट करवाई उन्होंने, यानी बॉलर एक बाहर गया और ऑलराउंडर उन्होंने इन किया है, तो इस ज़बन के अंदर ये रिप्लेसमेंट किस हद तक उनके लिए फ़ायदा दे सकती है? देखिए, बहुत सिंपल है, उन्हें मालूम है इंडियन बॉलिंग कैसी है, उन्होंने खेली भी अच्छे से, पूरा पिछले 2-3 महीने में यही कर रहे हैं वो। अब उनको कैसे टैकल करना, आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। ये एक ऑलराउंडर को लाए, बैटिंग को लंबा किया, और बॉलिंग में जो हेनरी का जो रिप्लेसमेंट है वो तो नहीं हो सकता। वो जिस तरह की बॉल कर रहे थे, जिस फॉर्म में वो दिख रहे थे, वो नहीं हो, जैसे बुमराह का रिप्लेसमेंट नहीं है तो उनकी टीम में अभी फिलहाल उनका नहीं दिखता हेनरी का। अब पॉइंट है कि एडवांटेज की, मुझे लगता है कि जैसे ही वो टॉस जीतते वो 55, इंडिया 45, लेकिन बिकॉज हेनरी नहीं है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इवन गेम, बट आई स्टिल से 51% अभी भी न्यूजीलैंड को, अगर उन्होंने स्कोर ऐसा लगा ये आप टॉस के बाद में 55 अगली टीम को कह के चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी सुरेंद्र खन्ना जी आए थे, वो 55 दे के चले गए थे। वो कहते कौन कहता है कि इंडिया मजबूत है, 55 है दूसरी टीम। बाद में पता चला कि भाईजान वो क्या हुआ, मैच ही एक तरफा हो गया। इंडियंस तो बहुत ही हम्बल है, जीते जा रहे हैं बट इतने हम्बल है कि नहीं दूसरी टीम को ज्यादा एडवांटेज है। देखिए आप इस पूरे टूर्नामेंट में देखिए, यहाँ पर बड़े स्कोर नहीं लगे हैं, और यहाँ पर बड़ा स्कोर, जो सबसे बड़ा स्कोर चेज किया वो भी इंडिया ने किया है। तो इसीलिए न्यूजीलैंड को एक चीज तो समझनी पड़ेगी, 280 से ऊपर स्कोर लगाना पड़ेगा। 270, 260 कुछ ये सब चीजें पर लग रहे हैं इंडिया के, खासकर जब विराट कोहली फॉर्म में। तो आपको 280, 290 के आसपास, जितना 300 के आसपास जाए, आपकी एडवांटेज तभी होगी। और अगर नहीं इतना लगा पाए, उसके बाद फिर हेनरी नहीं है, ऑब्वियसली आपके जो स्पिन अटैक है, मेरा अभी भी मानना है बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, लेकिन शायद पूरा ऑल आउट करने के लिए इंडिया को इतना दम नहीं होगा कि चेस करते हुए 250 के आसपास उनको रोका जा सके। जो पिछली बार 40 रन से हार गए थे, वैसा मैच नहीं होने वाला आज, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। यानी लास्ट टाइम वाला मैच जो है उससे बहुत मुख्तलिफ होगा, क्योंकि पढ़ के आए हैं, रीड किया है, वो तजर्बा है जो बीच में शामिल किया, स्ट्रैटेजी भी चेंज कर लिया ना। अब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, आज की मैच के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी में आज फाइनल होने जा रहा है और टॉस हुआ आपसे कुछ देर पहले। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। सरफराज साहब, बैटिंग का फैसला ज़ाहिर अब नज़र आ रहा है कि इम्प्रोवाइज़ किया है न्यूजीलैंड ने। पहले फील्डिंग का फैसला किया था इससे पहले वाले मैच में और इंडिया जीत गया था। तो न्यूजीलैंड की जो इम्प्रोवाइज स्ट्रैटेजी है अराउंड टॉस, क्या ये नतीजा तब्दील कर पाएगी आपकी नज़र में? देखें, पिछला टॉस जो जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग की और बाद में बैटिंग इसलिए अभी लोथा साहब ने ये वादा किया है कि दे डिडंट वांट टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने वो फिर मैच सेटअप किया था कि हम हार के दूसरी टीम से खेलेंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया, और अब फैसला तो आज उन्होंने किया है कि पहले टॉस जीत के बैटिंग की है, बिकॉज दे वांट टू प्ले गुड क्रिकेट, दे वांट टू विन द मैच। और दूसरी तरफ अगर रोहित शर्मा साहब का, इंडिया का कैप्टन ने जो बयान दिया है अभी, तो उन्होंने वादा किया है कि पिच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले खेलें या बाद में खेलें। तो एनीवे, अगर एक बड़ा स्कोर लग जाए तो चेज करने में तो मुश्किल पड़ेगी कोई भी टीम हो। तो लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि पिच के ऊपर जैसे शर्मा साहब ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है कि एक अच्छी बैटिंग पिच बनी है जिसमें कोई बेहतर स्कोर नजर आएगा। अनलाइक के 250 पे लास्ट टाइम जो मैच हुआ है उससे ये बेहतर होगा, और ये अगर मेरा ख्याल है कि 300 के करीब कोई स्कोर कर देगा तो 80% तो वो मैच वहीं जीत जाएगा। चेस करना इतना आसान नहीं होगा इस पिच के ऊपर। और जैसे कि ये न्यूजीलैंड की बॉलिंग है, रविंद्र भी आके लेग स्पिन करता है, और अब देखना ये होगा कि पीछे स्पिन है। शुरू में तो थोड़ा मूवमेंट हमने पिछले मैच में देखा है, लेकिन इनका जो मेन बॉलर हेनरी, ही इज नॉट देयर। तो अब ये नया नाथन आया है, ही इज एन ऑलराउंडर, और उसके बाद जो जेमसन है उसके साथ नया गेंद, अब देखें कौन करता है। तो उसके बाद फिर ब्रेसवेल और सेंटर जो है इनका कैप्टन, ही इज बॉलिंग वेरी वेल। उसकी लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी है, ही इज टेकिंग विकेट, और क्रंच टाइम में आके ब्रेक थ्रू भी करता है। तो उसकी मेरा ख्याल है कि बॉलिंग काफी इफेक्टिव नजर आई है थ्रू आउट द ये चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट के अंदर। तो ही इज द मेन बॉलर फॉर टुडे, मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के लिए ही इज द मेन बॉलर। उसके अलावा फिर दूसरे जो हैं जो चिप इन करेंगे, लेट्स सी कि अगर इंडिया की जल्दी विकेटें लेते हैं तो फिर इफेक्ट पड़ेगा, वरना तो इंडिया के जो बैट्समैन हैं लाइनअप देखी जाए तो वन आफ्टर द अदर दे कुड स्कोर रन्स। अच्छी बैटिंग लाइनअप है और नंबर 8-9 तक जाती है। ऑलराउंडर उनके 3 ऑलराउंडर हैं जबरदस्त किस्म के, पांड्या, जडेजा और उसके बाद अजय पटेल, तो ये भी एक किस्म के बैट्समैन ही हैं। तो इस तरह के इनके पास भी है, फिलिप्स है, ब्रेसवेल है, और उसके बाद रविंद्र है, उसके बाद उनका कैप्टन भी चीफ इन करता है स्कोर। तो मेरा मतलब है कि ये अच्छा कॉन्टेस्ट आज हम देखने में आएगा, ये नहीं कि एक टीम के पास वाज़ेह एडवांटेज है दूसरे के पास नहीं। जी अच्छा चंद्रशेखर जी, अगर देखा जाए बतौर डिफेंडर न्यूजीलैंड को, आप क्या समझते हैं कि डिपार्टमेंट अगर फील्डिंग का देखें तो ऑन पेपर कंपैरिजन करें दोनों टीम्स का, फील्डिंग में महारत जो उनकी है और जो चर्चे उनके हैं, वैसी फील्डिंग भारत की देखते हैं? देखिए, इंडिया बुरी फील्डिंग साइड नहीं है। इंडिया में भी अगर उनके 1-on-1 प्लेयर से अगर हम करें तो थोड़ा कमी होगी, लेकिन क्योंकि हम T20 IPL इतना खेलते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्लेयर्स हैं दे आर वेरी गुड फील्डर्स। एक कुलदीप को छोड़ दें, थोड़ा रोहित को छोड़ दें, लेकिन रोहित इज ए कैचर बेसिकली, अगर आप देखें स्लिप्स पे लगे रहते हैं। तो अगर इन 2-3 को छोड़ दें तो इंडियन फील्डिंग साइड बुरी नहीं है। लेकिन हाँ, इस टूर्नामेंट में डेफिनेटली न्यूजीलैंड 1 अप रही है, किसी के भी अगेंस्ट फील्डिंग में वो बहुत ही अच्छे दिखे हैं। अब जो मेन कंटेस्ट है, वो मेन कंटेस्ट आपके बॉलर्स का होने वाला है, और बॉलर्स में भी खासकर 4 स्पिनर्स वर्सेस 4 स्पिनर्स। इंडिया के 4 स्पिनर्स में 3 जो है लेफ्ट आर्मर है, और 3 में से 2 जो अक्षर और जडेजा है वो बिल्कुल एक ही तरह के बॉलर हैं, और दोनों अच्छे ऑलराउंडर है। अक्षर तो नंबर 3 से नंबर 6-7 कहीं भी बैटिंग करने उनको बीच में सेट कर देते हैं। और दूसरा, अक्षर को आजकल तरजीह भी ज्यादा दी जा रही है, मैंने कहा ना, क्योंकि सारे आजकल ऑलराउंडर या बड़े प्लेयर गुजरात से ही आते हैं,
क्योंकि वहीं पर आजकल ठेका चल रहा है। तो एक तो ये बात है, और दूसरा जो है जो हमारे जो मेन स्पिनर है, जो विकेट टेकर जो मुझे लगता है वो है कुलदीप यादव। और कुलदीप एक ऐसे बॉलर है चाइनामैन जो लेफ्ट आर्म है, उनको रीड करना मुश्किल है। और उन्होंने जब से टीम से बाहर हुए थे 1-2 साल पहले, उनको कम खिलाते थे, एक मैच खिलाया, 2 बार बिठाए, उन्होंने अपनी स्पीड वेरिएशंस में बहुत अच्छा तब्दीली लाई है। और अब उनकी जो स्पीड वेरिएशंस की वजह से उनको खेलना बहुत मुश्किल हो गया। पहले वो रीडेबल थे, थोड़ा स्लो बॉल ज्यादा करते थे, अब वो एयर में ज्यादा फोर्स करते हैं, बॉल को ज्यादा पुश करते हैं, और जो चेंज ऑफ पेस में तंग करते हैं। तो इसलिए आपको ये कंपैरिजन जो है, और जो दूसरी सेंटनर का है, तो कप्तान साहब से मैं जरूर कहूंगा, एक बार जब जो जिम्बाब्वियन थे, ट्रेस्को थे, आई थिंक राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे, जिस तरह की उनकी लेंथ थी, उनको मारना मुश्किल था। सेम सेंटनर के साथ है इनके कप्तान, बहुत अच्छे बॉलर है, एक लाइन लेंथ पे बॉल करते हैं, बॉल को ज्यादा मौका नहीं देते मारने के लिए, और उनको मारना भी काफी मुश्किल है। और बाकी के बॉलर्स, सचिन रविंद्रा को मैं थोड़ा साइड बॉलर लूंगा, इतने अच्छे नहीं, लेकिन बाकी के 3 बॉलर उनके भी बहुत ही अच्छे हैं। तो जो एडवांटेज था उनका हेनरी वो नहीं है, लेकिन टॉस जीतने से वो शायद निगेट कर पाएंगे, और एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाने की वजह से रन ज्यादा कर पाएंगे। दैट कैन बी द ओनली स्ट्रेटेजी अगेंस्ट इंडिया। ठीक है सरफराज साहब, अभी ज़ाहिर है न्यूजीलैंड ने बैटिंग करनी है, तो आपको क्या लगता है ओपनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कितनी मजबूत होनी चाहिए, पावर प्ले कितना इंपॉर्टेंट होगा, और न्यूजीलैंड के कौन से बैट्समैन आपको लगता है कि उन पर ज़्यादा इन्हिसार होगा और वो अच्छा परफॉर्म उनको करना चाहिए आज? देखें, ओपन जो आपने कहा कि कितना जरूरी है, ओपन ही से बेस बनती है। अगर अच्छा ओपनिंग स्टैंड आपको मिल जाए तो आपकी फ्यूचर की जो बैटिंग है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, और बेस बन जाती है कि एक विकेट भी नहीं लूज की और 50, 60, 70 रन हो गए, तो उसके बाद तो फिर आपका ऑन स्लॉट शुरू हो जाता है कि वो परवाह कम करते हैं कि ग्राफ्ट करना है या जो करना है। बैट्समैन को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तेज खेल के ज्यादा बड़ा स्कोर करें। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ओपनिंग पेयर के लिए, टीम के लिए, कि ये एक अच्छा स्टैंड करें। उसके बाद फिर उनके पास देखें, विलियमसन बड़ा कंसिस्टेंट है और वो देख के खेलता है, एज ए वो पोजीशन के मुताबिक खेलता है, ओवर द टॉप भी बहुत दफा खेलता है, लेकिन उसकी ग्राफ्टिंग ज्यादा है, ऑन द ग्राउंड उसके ज्यादा शॉट्स हैं। उसके बाद मिचेल, लैथम इज आल्सो इन गुड फॉर्म। उसके बाद फिलिप जो है वो आके एक बिल्कुल तबाही सी कर देता है बॉलर की, और इस तरह आके वो खेलता है कि जैसे कि वो हैंडमेड चीजें बनी होती हैं, जैसे कि मैं इधर मारूंगा उधर करूंगा, और उसकी फोर्स इतनी होती है शॉट के चौका छिक्के से कम वो मारता नहीं है, और बड़े कम बॉलों में बड़ा स्कोर करता है। इस तरह इनकी ये बैटिंग मैं कहूँगा कि ब्रेसवेल भी ऑलराउंडर है, फिर सेंटर उनका जो कैप्टन है सेंटर, वो भी अच्छा आके बीच में स्कोर करता है। तो मैं कहूँगा कि बैटिंग इनकी भी इतनी बुरी नहीं है। आखिर में आके 2-3 बॉलर जो उसका, फिर जेमसन, उसकी मुझे समझ नहीं आई। शुरू में तो ये बड़ा स्कोर करता था, ऑलराउंडर था, अब उसको नंबर 10 भेजते हैं। तो एनीवे, दूसरी तरफ अगर इंडिया का देखें तो इंडिया का मैं कहूँगा बैटिंग का मुकाबला करें तो शर्मा जी को तो आज स्कोर करना पड़ेगा एक बड़ा। उसके बाद ड्यू भी है क्योंकि इन्होंने काफी देर से इतना बड़ा स्कोर नहीं किया। फिर गिल भी लास्ट 2 इनिंग में जल्दी आउट हुए हैं। कोहली इज इन गुड फॉर्म। फिर आयर जो है उसने भी एक मैचेस में 50s की हैं। राहुल इज आल्सो स्टेयर, वो भी स्टे करके खेलता है। पांड्या जी वो भी आके देखें पिछला मैच छक्के मार के उन्होंने कैसे क्लोज करके मैच जितवाया है। पटेल हैं उनके, वो बीच में उनको चिप इन करते हैं। तो उसके बाद फिर जडेजा है, बाकी उसके बाद फिर शामी, इस तरह के। यानी आज की टीम ऑन पेपर अगर देखा जाए तो दोनों टीमें मजबूत दिखाई देती हैं और यूं नहीं लगता कि किसी एक का बड़ा भारी होगा, ये एक तरफा मैच होगा। ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आज हमारा आखिरी दिन था इस ट्रांसमिशन का। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर लुथरा जी, 12 मौक़ों के ऊपर आप हमारे साथ जुड़े, आपने टाइम दिया, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी राय जो है उसका इजहार हमारे पाकिस्तानी शायकीन के आगे किया। सरफराज नवाज़ साहब, आपके भी बेहद मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला और एक एक लम्हे के ऊपर, एक एक प्लेयर के ऊपर आपने बात की है और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर आपने क्रिकेट तजावीज़ दी हैं। आज की ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, फाइनल के टाकरे का मज़ा लीजिए और जो भी जीते उसको
उसी तरीके से आप काबिल सताई समझिए जिस तरीके से एक क्रिकेट शायक किसी को समझ सकता है। बिल्कुल, मुझे दीजिए इजाज़त, यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।